Hello everyone. So today we are going to learn this lesson of Civics Political Science, Enter second year, Indian Constitution Historical Background. This is the chapter 1. So चलो हम शुरू करते हैं. This lesson actually seems so long, but we will learn some importance and then it will be very easy. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब क्या होता है. तो देखिए, इसका मतलब होता है एक मास मूवमेंट. मास का मतलब होता है बहुत सारे लोग जो कई सिटीज़ से और स्टेट से आ रहे थे और एक साथ आकर प्रोटेस्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, क्योंकि वो अपना राइट चाहते थे और वो अपने देश को संभालना चाहते थे. इसीलिए वो सब आकर प्रोटेस्ट करते हैं और उन्होंने कई मूवमेंट्स किए. इसको इंडियन नेशनल मूवमेंट्स कहते हैं. 1857 से लेकर 1947 तक, लगभग 90 ईयर्स तक बहुत सारे वायलेंट और नॉन वायलेंट फॉर्म्स में इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया. इंडियंस ने अपना पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लड़ा था, जिसे ग्रेट रिवॉल्ट कहते हैं. इसमें बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स और बहुत सारे लोग ने मिलकर देश के लिए लड़ा था. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1885 में ये डिसाइड किया था कि सारे प्रोटेस्ट अब से नॉन वायलेंट फॉर्म में होंगे, मतलब ऐसे प्रोटेस्ट जो किसी को नुकसान ना पहुंचाते हों. बहुत सारे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किए गए, जैसे कि वंदे मातरम मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट. अब हम जान लेते हैं कॉजेस ऑफ द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब क्या कारण थे, क्या वजह थी जिसकी वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट करना पड़ा. इसका फर्स्ट रीज़न है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. ब्रिटिश के आने से वैसे तो इंडिया में बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी आए थे और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ था इंडियन सोसाइटी पर, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने एक बहुत अच्छे काम किए. जैसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बनाया, यहाँ पर डिवाइड किए डिपार्टमेंट्स को, और यहाँ पर इंडियन सिविल सर्विसेज नाम की सर्विस को शुरू किया, और उन्होंने इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और जुडिशियल सिस्टम में लाया. उन्होंने और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स की, जैसे कि उन्होंने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, पोस्ट और टेलीग्राफ्स को और कम्युनिकेशन को, हमारे रेलवे सिस्टम को, स्कूल्स बनाए, रोडवेज़ बनाए और बहुत कुछ. उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी की जो इस पैराग्राफ में बताई गई है. नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल रिनेसेंस. इसका ये मतलब है हमारे इंडिया में 19th सेंचुरी के दौरान बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स और कल्चरल और सोशल मूवमेंट्स किए गए जिसकी वजह से लोगों में एक सोशल अवेकनिंग आई. लोग अवेयर हुए कुछ चीज़ों के बारे में. ये थे राजा राम मोहन रॉय जी. इन्होंने ब्रह्म समाज बनाई थी. इन लोगों का ये काम था कि लोगों को अवेयर करना कुछ बुरी चीज़ों के बारे में, कुछ सोशल इविल्स के बारे में, जैसे कि सती, जिसमें औरतों को अपने मरे हुए हस्बैंड के साथ जलाया जाता था, और जो चाइल्ड मैरिजेस हुआ करती थी, जो विडोहुड, जो विधवा लेडीज़ होती थी, उनको भी एक बहुत बुरी ज़िंदगी जीने पर मजबूर किया जाता था. और सेकल्शन और कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में राजा राम मोहन रॉय जी प्रोटेस्ट किया करते थे. और भी बहुत सारे मूवमेंट्स किए गए, जैसे कि आर्य समाज, सत्या शोधक समाज, अलीगढ़ मूवमेंट और वहाबी मूवमेंट. इन सब मूवमेंट्स में इंडियंस को एनकरेज किया और मोटिवेट किया कि उन्हें अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए. थर्ड है ग्रेट रिवोल्ट. ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1857 बहुत सारे इंडियन आर्मी के लोग और कई रूलर्स जो किंग्स हुआ करते थे, और कई फार्मर्स, पीजेंट्स, नौकर जो खेत में काम करते थे, उन सब लोगों ने मिलकर ब्रिटिश रूल को यहाँ से हटाने का सोचा, क्योंकि इंडियंस बहुत थक चुके थे ब्रिटिश की पॉलिसीज़ फॉलो करते करते. क्योंकि उस ज़माने के ब्रिटिशर्स इंडियंस के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखते थे और इंडियंस को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे. फोर्थ रीज़न है इंग्लिश एजुकेशन. वैसे तो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश को इंडिया में, जिसकी वजह से इंडियंस की थिंकिंग बहुत अच्छी हुई थी. इंडियंस ने बहुत सारी वेस्टर्न सोसाइटी की वैल्यूज़ को सीखा था, जैसे कि लिबर्टी, आज़ादी, इक्वालिटी, जस्टिस यानी इंसाफ, डेमोक्रेसी यानी अपनी खुद की गवर्नमेंट को चुनना. इंडियंस बहुत सारे राइटर्स से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, जैसे कि लॉकी, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर और बहुत सारे. लेकिन ब्रिटिशर्स ये सारे वैल्यूज़ को इंडिया में अप्लाई नहीं करते थे. इंडियंस के साथ लिबर्टी, जस्टिस जैसे अच्छे वैल्यूज़ को नहीं रखते थे. इंडियंस को बहुत सताते थे, इसीलिए इंडियंस को अपने लिए लड़ना पड़ा. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि हमारी इकोनॉमी को हमसे छीन लिया जा रहा था. मतलब जब ब्रिटिश रूलर्स उस ज़माने के इंडिया को एक कॉलोनी में टर्न कर चुके थे, जहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी को वो अपने पास लेकर जाते थे, उन्होंने हमसे बहुत सारी रॉ मटेरियल्स ली और
वो चीप रेट्स में यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे और वहाँ की इंडस्ट्रीज़ में उसको बनाकर लाते थे और उन सभी फिनिश्ड गुड्स को फिर इंडिया में ही सेल करते थे। और वो लोग इतने स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और छोटे बिजनेसेस पे लगाते थे ताकि वो उनके कंपटीशन में ना आ सके। इसकी वजह से हमारे देश में पॉवर्टी बढ़ रही थी, गरीबी बढ़ रही थी और इसे ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। इस पॉवर्टी के कारण बहुत सारे लोगों में गुस्सा था और उस गुस्से के कारण सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और सभी गरीब लोग फ्रीडम के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। फेमाइन्स एंड एक्यूट पॉवर्टी। इंडिया में 19th सेंचुरी के ड्यूरिंग बहुत सारे फेमाइन्स आए, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर्स आए, जिसकी वजह से इंडिया में लोग भूख के कारण, स्टारवेशन के कारण मर रहे थे। लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस कलेक्ट करना नहीं छोड़ा और इंडियंस के साथ बहुत फोर्सफुल बिहेवियर रखते थे और उन पर गुस्सा अपना निकालते थे, जिसके अपोजिट में इंडियंस ने बहुत सारे लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करने लगे और बहुत सारे लोग की डेथ हो चुकी थी और इसी कारण लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे थे और दूसरे देशों को भी जा रहे थे। प्रेस भी एक कारण था जिसकी वजह से इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स और मीडिया के चैनल्स उस टाइम बहुत फेमस थे, जैसे कि अमृत बाज़ार पत्रिका, केसरी, पैट्रियट, नवजीवन एंड आंध्र पत्रिका, जिन्होंने इंडियंस को नेशनलिज्म यानी देशभक्ति की भावना देना स्टार्ट की। 8th है रेप्रेसिव रूल। रेप्रेसिव रूल यानी कि दबाव का रूल जो इंडियंस पर ब्रिटिशर्स ने किया था उस टाइम, जैसे कुछ लॉज बनाकर, सेडिटियस मीटिंग्स एक्ट, आर्म्स एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, रोलैट एक्ट, जिसमें इंडियंस को कड़ी से कड़ी पनिशमेंट्स दी जा रही थी। इंडियंस का फ्रीडम भी उनसे छीन लिया जा रहा था और उन्हें अपनी खुद की मीडिया चलाने पर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उस ज़माने की ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि जो लोग वाइट होते हैं वही बहुत अच्छे होते हैं और जो दूसरे कलर्स के होते हैं वो अनसिविलाइज्ड होते हैं और वाइट मैन को ये पूरा हक है कि वह सिविलाइज्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें ऐसा पहले लगता था। उस ज़माने की ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस को सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी बहुत कम सीट्स दिया करती थी और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में भी बहुत कम सीट्स दिया करती थी। सभी सिविल सर्विसेज में उनकी उतनी ज़्यादा सीट्स नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण इंडियंस ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और उन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन किया ताकि वो अपनी इक्वालिटी इन सभी सर्विसेज में पा सकें। ये सभी रीजंस थे जिसकी वजह से इंडियंस को लगा उनकी डिमांड्स और नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसीलिए हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे द डिफरेंट फेजेस ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं और बेल आइकन दबाना मत भूलें।